ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा वाफिला। खबरों की शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की खबरों के साथ। और युद्ध विराम लागू होने के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ आज बातचीत करने वाले हैं। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला आज दोपहर 12 बजे का वक्त है जब हॉट लाइन पर बात करने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा है कि समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी और दोनों देशों के डीजीएमओ शनिवार शाम 5 बजे के बाद बनी परिस्थितियों और हालात की समीक्षा भी करेंगे। तो आज की ये जो बातचीत है वो बहुत अहम होने वाली है। बातचीत दोपहर 12 बजे का वक्त है जब होगी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की ओर से जानकारी दी गई कि युद्ध विराम के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। आगे किस तरीके से अब युद्ध विराम को इसी तरीके से बनाए रखना है, उसके तौर तरीके क्या हो सकते हैं, इस पर दोनों ही देशों के डीजीएमओ लेवल पर आज बात होने वाली है और वक्त दोपहर 12 बजे का है। कासिम अब्दुल्ला जो कि पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं और राजीव घई भारत के डीजीएमओ, दोनों के बीच में एक बार पहले भी बातचीत हो चुकी है जिसके बाद युद्ध विराम पर सहमति बनी। पाकिस्तान ने पेशकश की और हिंदुस्तान ने उस पर हामी भरी, जिसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया और आज जो है दोबारा से बातचीत होने वाली है। 12 बजे का वक्त है जब दोनों ही देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे और आगे किस तरीके से सीज फायर को लेकर अब बढ़ना होगा और पाकिस्तान को कैसे अब आगे कोई हिमाकत नहीं करनी है, इसको लेकर भी हिंदुस्तान लगातार चेता रहा है। और इसी बीच आज की बैठक राजीव घई और कासिम अब्दुल्ला की बहुत अहम बातचीत जो होनी है वो बहुत अहम है। युद्ध विराम पर बाद भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत होगी। बातचीत आज दोपहर 12 बजे होनी है। हॉट लाइन पर बातचीत होगी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बात करेंगे और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला बात करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को लेकर लंबे समय तक इसको बनाए रखने के तौर तरीकों पर बातचीत होनी है और सीज फायर के बाद की परिस्थितियों और हालात की दोनों ही देश समीक्षा करेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई बड़ी बातें बताई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान सेना के 35 से 40 जवानों की मौत हुई, ये हमारी सेना की ओर से बताया गया। पाक सेना के अधिकारी भी मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में और सेना की कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसके बारे में भी जानकारी सेना की ओर से साझा की गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के 5 जवान भी शहीद हुए। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से नहीं है बल्कि वहां छिपे हुए आतंक के आकाओं से है। आतंकी कैंप को तबाह करके हमारा मकसद पूरा हुआ। सीज फायर के उल्लंघन पर सेना को कार्रवाई की सरकार की ओर से खुली छूट दे दी गई है। तो देखिए, सेना ने ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। जो ऑपरेशन सिंदूर चला और ये कहा गया कि पाकिस्तानी सेना के 30 से 35 जो जवान हैं उनको भी मारा गया है और जो आतंकी ठिकाने उनको तबाह किया गया। आज होने वाली अहम बैठक से पहले कल भारत के डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी शामिल हुए और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई बड़ी बातें बताई हैं। सेना की ओर से जानकारी दी गई कि 9 आतंकी ठिकानों पर 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान आर्मी के 6 से 7 टॉप अफसर मारे गए हैं, ये जानकारी भी साझा की गई। जैश और लश्कर हेडक्वार्टर वायुसेना ने तबाह किया। बाकी 7 आतंकी अड्डों पर इंडियन आर्मी का अटैक हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत 6 से 7 मई की कार्रवाई में सभी पायलट सुरक्षित हैं हमारे जो इस मिशन में लगे हुए थे। पाकिस्तान के अधिकांश ड्रोन हमले विफल किए गए हिंदुस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के 8 एयरबेस और 4 अन्य बेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान का एयर डिफेंस बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान के कई सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान आर्मी के 35 से 40 जवान भी मारे गए हैं और साथ ही पाकिस्तान एयर स्पेस चालू था। संवेदनशीलता बरती ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने और भारत के 5 सैनिक भी इस ऑपरेशन के दरमियान शहीद हो गए। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से नहीं बल्कि आतंकियों से थी और आतंकी कैंप को तबाह करके हमारा मकसद पूरा हुआ। सीज फायर के उल्लंघन पर सेना को कार्रवाई की सरकार की ओर से खुली छूट, पूरी छूट है। तो सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने पहले बातचीत की पेशकश की,
सीज फायर को लेकर और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे बात करने की इच्छा जताई थी और शनिवार दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास बातचीत के बाद सीज फायर पर सहमति बनी। अब आज दोपहर 12 बजे एक बार फिर से पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत होनी है। In the morning, even as we were getting into a huddle to war game the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May after he proposed that we cease hostilities. हम आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई में सीज फायर नहीं हुआ के, सीज फायर सिर्फ सरहद पर हुआ के, यानी मतलब साफ है कि हिंदुस्तान आतंकियों के खिलाफ न तो रुकेगा और ना ही झुकेगा और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। सेना की ओर से भी ये साफ कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि न तो राजनीतिक स्तर पर कोई बात होगी पाकिस्तान से और न विदेश मंत्री के स्तर पर कोई बात होगी और न ही एनएसए लेवल पर पाकिस्तान से कोई बात की जाएगी। भारत ने सबको ये साफ कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर ही बात होगी। इसके अलावा अभी बातचीत की कोई गुंजाइश पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान से राजनीतिक स्तर पर कोई बात हिंदुस्तान नहीं करेगा, विदेश मंत्री के स्तर पर कोई बात नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है और यहां तक कि एनएसए लेवल पर भी पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर ही हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात करेगा, ये एकदम साफ कर दिया गया है हमारी सेना और सरकार की तरफ से। भारत के हमलों से त्राहिमाम कर रहा पाकिस्तान को भले ही सीज फायर संजीवनी लग रहा हो, लेकिन भारत ने उस पर लगाई पाबंदियों को खत्म नहीं किया है। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान अब भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान के साथ कारोबार पर रोक जारी रहेगी। जो रोक लगाई गई है वो यूं ही चलती रहेगी। सभी तरह के व्यापार पर पाबंदी कायम रहेगी। सिंधु नदी का पानी जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये अब भी जो रोक है वो बरकरार है। पाकिस्तान के साथ कारोबार पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के व्यापार पर पाबंदी कायम रहेगी। पाकिस्तान से कूटनीति संबंध में भी कोई बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे। अब भी वीजा रद्द करने का जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है वो यूं ही बरकरार रहेगा, ये साफ कर दिया गया है। और अब देखिए कि ये युद्ध विराम कैसे हुआ। एटम बम की धौंस दिखाने वाला, ड्रोन बम भेजने वाला और बॉर्डर पर फायरिंग करने वाला पाकिस्तान अचानक से कैसे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ऐसी कौन सी और किस जगह पर भारतीय सेना ने उसे चोट पहुंचाई कि पाकिस्तान की रूह कांप गई। छह और 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओजेके में भारत की एयर स्ट्राइक। राफेल, सुखोई ने आतंक के 9 अड्डों पर मिसाइलें दागी। जैश, लश्कर, हिजबुल के हेडक्वार्टर उड़ा डाले। सात मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य अड्डों पर ड्रोन अटैक किया। भारत ने सारे हमले नाकाम किए। पलटकर जवाब दिया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह किया। 8 मई की रात 8:30 बजे जम्मू से लेकर जैसलमेर तक 36 ठिकानों पर पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। भारत के एयर डिफेंस ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन्स मिट्टी में मिला दिए।
9 मई की रात पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन आर्म ड्रोन से भारत में हमला किया। भारत ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन्स के चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन इसके बाद भारतीय सेनाओं ने जो जवाब दिया वो न सिर्फ पाकिस्तान की रूह कपकपा देने वाला था, बल्कि उसने चंद घंटों में उसे घुटनों पर ला दिया। 9 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 सैन्य अड्डों पर जवाबी हमला किया। उन्हें खोद कर रख दिया, तबाह कर दिया। इनमें पाकिस्तान के 8 एयरबेस भी थे। भारत ने सीधे उन जगहों पर सटीक वार किया जहां पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों और हवाई हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रखा था। पाकिस्तान के नक्शे में देखिए कि उसके कौन कौन से मिलिट्री ठिकाने और एयरबेस थे जिन पर भारत ने पलटकर हमला किया। इनमें पंजाब का रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाला का नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान, सक्कर, यूनुस बेस, सियालकोट बेस, जैकबाबाद बेस, सरगोधा, भुलारी एयरबेस और मिलिट्री बेस थे। इसके अलावा सियालकोट का पसरूर रडार साइट भी था जो हवाई खतरों की निगरानी करता था। 9 मई की रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तान के इन एयरबेस से उठता धुआं पूरे पाकिस्तान को दहला चुका था। पाकिस्तानी इस धुएं का दूर से वीडियो बना रहे थे। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये धुआं पाकिस्तान आर्मी को धुआं कर चुका है, जड़ से हिला चुका है और पाकिस्तान को सरेंडर मोड में ला चुका है। आगे बढ़ने से पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिया हुआ सबसे खास बयान सुनिए। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने रावलपिंडी का जिक्र किया, वही रावलपिंडी जहां पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, जहां के चकलाला में उसका नूर खान बेस है, जिस एयरबेस में पाकिस्तान की जान बसी हुई है। नूर खान बेस का तबाह होना बड़ी वजह थी, जिसके बाद 10 मई की सुबह होते ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए भागा और दोपहर होते होते युद्ध विराम के लिए उसके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का मेजर ऑपरेशन बेस है। ये रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस है। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन तैनात रहती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के सीक्रेट ऑपरेशन और वीआईपी मूवमेंट का बेस है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मिलिट्री जेट्स यहीं पर तैनात रहते हैं। हाई प्रोफाइल ट्रांसपोर्ट बेस होने से सारे असलहे यहीं पर पहुंचते हैं। शाहीन, गौरी जैसे लंबी दूरी की मिसाइल्स का बेस भी यही एयरबेस है। नूर खान बेस की सुरक्षा सीधे मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई करती है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम और कश्मीर समस्या समाधान पर अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता की भूमिका पर उठ रहे सवालों पर सरकार ने जवाब दिया कि सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान में अमेरिका की मध्यस्थता नहीं है। केंद्र ने कहा है कि कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब केवल एक ही मुद्दा बचा हुआ है और वो है पीओके की भारत में वापसी का। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को सौंपने की बात करता है तो हम बात कर सकते हैं। हमारा किसी और विषय पर बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया। और आगे कहा गया है कि हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे, हमें किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। और केंद्र ने यह भी कहा है कि आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की सांठगांठ के नए सबूतों के साथ यूएनएससी में एक टीम भेजी जाएगी। अगले हफ्ते यूएनएससीआर एक 1267 प्रतिबंध समिति की बैठक होगी और इस पर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा, ये कहा गया है। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर की खबर सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दुनिया को मिली। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए दोनों ही देशों से बातचीत करने की पेशकश भी की है। बड़बोले ट्रंप ये भूल गए कि कश्मीर मुद्दे पर भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता मंजूर की ही नहीं है। भारत ने एक बार फिर से साफ किया है कि कश्मीर हमारा है और अगर अब पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ पीओके की भारत में वापसी को लेकर ही होगी। डोनाल्ड ट्रंप या किसी को भी चौधरी बनने की जरूरत नहीं है।
traditionally, India is right at the top of the pack, pretty much. There are a couple of smaller countries that are actually more, but India is a very, they charge tremendous tariffs. India, very tough, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. And I'll stop that war, mark my words, I'll stop that war in 24 hours. There have been tensions on that border for 1,500 years. पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान और ठीक 16 घंटे के बाद कश्मीर समस्या के समाधान पर पोस्ट। अपने बयानों की वजह से दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने नया ऐलान किया है। सीज फायर को अमेरिका की सफलता बताने के बाद कश्मीर समस्या के समाधान की कोशिश की बात कही है। लेकिन सुपर पावर अमेरिका के सुपर बॉस ये भूल गए हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसका समाधान खुद भारत ही करेगा। हालांकि दो देशों के बीच तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली दखलंदाजी नहीं है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा किया और बाद में पलट गए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर शांति की बात कही थी और अब कश्मीर की समस्या को हजारों साल पुराना बता रहे हैं, समाधान की कोशिश की बात कर रहे हैं। रूस यूक्रेन और इजराइल हमास फ्रंट पर शांति का खोखला दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कश्मीर को लेकर भी बड़बोलापन शुरू कर दिया है। 1947 में शुरू हुए कश्मीर विवाद को ट्रंप ने हजारों साल पुराना बता दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कश्मीर विवाद को हजारों साल पुराना बताया है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने जो प्रतिक्रिया दी थी वो भी कुछ ऐसी ही थी। They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. 1500 साल, ठीक सुना आपने। दुनिया के सुपर पावर के सुपर बॉस को लगता है कि कश्मीर की समस्या 1500 साल पुरानी है। ट्रंप को ये जानना जरूरी है कि 1947 से पहले तक दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं था। कश्मीर समस्या का जन्म भारत के बंटवारे के साथ हुआ, लेकिन ट्रंप की असंवेदनशीलता देखिए, जो कश्मीर की समस्या को 1500 साल पुराना बता रहे हैं। ये वही ट्रंप हैं जो अमेरिका पर होने वाले आतंकी हमले का बदला पूरी ताकत के साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हिंदुस्तानियों को केवल जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेसी के चश्मे से देखते हैं। उन्होंने अपने गुड फेथ में ये बात कही कि वो कश्मीर में भी एक कोशिश करेंगे सुलझाने की या जो भी कुछ है। तो भारत ने का सीधा सा सिद्धांत है इस बारे में, हम कोई एक्सटर्नल मीडिएशन नहीं चाहते हैं। हम डायरेक्ट बायलैटरल डिस्कशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में इसके ऊपर होगा, लेकिन टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकती हैं, ये भी भारत की पॉलिसी है। कश्मीर की समस्या को 1500 साल पुराना बताने वाले ट्रंप ने आतंकी हमला करवाने वाले पाकिस्तान की तारीफ की। सीज फायर के फैसले को लेकर पाकिस्तान की पीठ थपथपाई। ट्रंप के पोस्ट से साफ है कि अमेरिका भारत और आतंकी मुल्क पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलता है। तभी तो ट्रंप सीज फायर के अगले ही दिन दोनों मुल्कों के साथ व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, शांति वार्ता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक शर्त रख दी है। जेलेंस्की ने 30 दिन का युद्ध विराम लागू करने की मांग की है। हालांकि पुतिन ने मांग को खारिज कर दिया। दोनों देशों के बीच 15 मई को इस्तांबुल में बैठक होगी और रूस ने 3 दिन हमले रोकने के बाद रविवार को यूक्रेन पर ड्रोन से हमले किए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौता नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो तुर्की में होने वाली बैठक में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। ये ट्रंप की ओर से बात कही गई। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्योंकि मसूद अजहर अभी बाकी है। वो मसूद अजहर जो न सिर्फ हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है, बल्कि देश का दुश्मन नंबर 1 है। मसूद का भाई मारा जा चुका है, बहनोई और भतीजे का खात्मा हो चुका है और अब पुलवामा के गुनहगार की बारी है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक धुआं कर दिया। इसके बाद लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दिया और अब बारी मसूद अजहर की गर्दन तक पहुंचने की है। छोटे कद का बड़ा शैतान मसूद अजहर, उम्र 58 साल, कद 5 फीट 4 इंच, पहचान माथे पर काला तिल, अरबी, फारसी, उर्दू और पंजाबी भाषाएं जानता है। जब जब मसूद अजहर का जिक्र आएगा, हिंदुस्तान 26 साल पहले की इन तस्वीरों को भूल नहीं पाएगा। 24 दिसंबर 1999 जब काठमांडू से दिल्ली के लिए IC-814 विमान ने उड़ान जरूर भरी थी, लेकिन उसे रास्ते में ही आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इंडियन एयरलाइंस के विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन हाईजैक के बदले भारत सरकार के सामने 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को रिहा करने की शर्त रखी गई थी। The hijackers want release of some people in Indian jails. They have so far identified only one name, मौलाना मसूद अजहर। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, जिसकी रिहाई के लिए कांधार हाईजैक को अंजाम दिया गया था। पायलट के सिवा कोई कम्युनिकेशन नहीं, एक ही कम्युनिकेशन है जो पायलट के थ्रू हो रहा है। गवर्नमेंट ने टेररिस्टों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? आप सोचिए, अगर छोड़ दिया तो लाखों लोगों के मन में क्या आएगी और एक गलत प्रेसिडेंस हो जाएगा। इसके बाद भविष्य के अंदर में भी टेररिस्ट बार बार अनेक हाईजैकिंग कर सकते हैं। 170 से ज्यादा जानों की सलामती के लिए आतंकी मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था। मसूद अजहर, उसने बॉम्बिंग किया था एक हवाई जहाज को, उसको हमने रिहा कर दिया था जब कंधार में वो प्लेन गया था अफगानिस्तान में। तो दीज आर द मोस्ट वांटेड। अब अगर जो ऑपरेशन सिंदूर में हम इन दोनों को या तो खत्म करते हैं या पाकिस्तान या इंटरनेशनल समझे कि इनको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बना दें, तो भारत का फायदा होगा। और फिर 25 साल पहले साल 2000 में भारत के कब्जे से छूटने के फौरन बाद ही मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गठन किया था। जैश के सरगना मसूद ने भारत पर सबसे ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। साल 2001 जब देश की संसद के परिसर में घुसकर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। संसद पर आतंकवादी हमले की पटकथा लिखने वाला मसूद अजहर ही था। संसद पर ही नहीं, 6 साल पहले कार बम धमाके के जरिए मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने श्रीनगर के पास पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में हिंदुस्तान के 40 जवान शहीद हो गए थे।
मसूद अजहर ने इस हमले को 22 साल के एक युवा आतंकी के जरिए अंजाम दिलवाया था, जो हमले से 1 साल पहले कश्मीर में अपना गांव छोड़कर उसके आतंकी कैंप में भर्ती होने के लिए पाकिस्तान जा चुका था। पुलवामा अटैक के सिर्फ 1 घंटे के बाद जैश ए मोहम्मद ने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली थी, बल्कि हमला करने वाले 22 साल के आतंकी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी थी, जो असॉल्ट राइफल के साथ दिखाई दे रहा था। और इस तस्वीर के जरिए मसूद अजहर ने ऐलान किया था कि ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर पल रहे हैं, जो कश्मीर में सुसाइड मिशन को अंजाम दे सकते हैं। और इसीलिए पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की सेना की ओर से जैश ए मोहम्मद के उसी ठिकाने को निशाना बनाया गया जहां से आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। तारीख 7 मई, दिन मंगलवार, वक्त रात 1:05। वो घड़ी जब हिंदुस्तान के ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा उठा था पाकिस्तान। इन हमलों में भारतीय सेना ने बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह कैंप को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि ये जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का अड्डा था। ओके सर। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे हिंदुस्तान ने निशाना लगाकर आतंक के अड्डों को ही तबाह कर दिया, लश्कर ए तैयबा से लेकर जैश के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया। और देखिए, भारतीय सेना ने मसूद के बिल पर ऐसा वार किया कि न तो सिर छिपाने के लिए छत बची और न ही जमीन पर कदम रखने के लिए फर्श। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है पाकिस्तान के अंदर। मसूद अजहर रोता हुआ पाया गया। ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है। भारतीय सेना ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। मसूद अजहर का बहावलपुर वाला ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। जैश ए मोहम्मद के इस हेडक्वार्टर में आतंकियों की भर्ती से लेकर उन्हें ट्रेनिंग देने तक का काम किया जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी इज डिपेंडेंट ऑन द टेररिस्ट, एक ही है। तो मसूद अजहर, इंग्लिश में कहूंगा, इज अ वैल्यूएबल एसेट। उनके फायदे का आदमी है, तो कोशिश करके उसको वो छुपा के रखेंगे। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे मसूद के आतंकी अड्डे को मिट्टी का ढेर बना दिया गया है। ये मसूद का वही ठिकाना है जहां से साल 2019 के पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया था। यहाँ न सिर्फ बड़े बड़े आतंकियों का आना जाना लगा रहता था, बल्कि ये करीब 600 दहशतगर्दों की पनाहगाह था। 2018 में यहाँ एक जिम से लेकर स्विमिंग पूल तक बनाया गया ताकि आतंकियों को गहरे पानी में डाइव करने की ट्रेनिंग दी जा सके। 18 एकड़ में फैले जैश के हेडक्वार्टर की ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि हमले में आतंकियों के क्वार्टर से लेकर जैश ए मोहम्मद के आतंक का मदरसा और कमांड सेंटर, जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था, वो चकनाचूर हो चुका है। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। भारत के हमले के बाद जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कह रहा है कि उसके परिवार के 14 लोगों की जान चली गई है और काश उसकी भी चली जाती। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के बहनोई समेत करीब 1 दर्जन करीबी लोगों की मौत हुई है। जैश के ठिकाने पर हुए हमले में भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी रऊफ असगर की मौत है। रऊफ असगर, जो जैश के मुखिया मसूद अजहर का छोटा भाई है और उसे रिहा कराने के लिए
जिस कंधार हाईजैक को अंजाम दिया गया था, रऊफ असगर उसका मास्टरमाइंड था। The attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. सिर्फ 24 साल की उम्र में कंधार हाईजैक की प्लानिंग करने वाले रऊफ असगर के गुनाहों का हिसाब हो गया, लेकिन मसूद अभी बाकी है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि अगर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, उसका छोटा भाई रऊफ असगर मारा गया, तो फिर मसूद अजहर कैसे बच गया? साल 2011 तक इस कैंपस में सिर्फ एक मस्जिद थी, लेकिन आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए जमीन पर इमारतें और ढांचा बढ़ता चला गया। 2019 के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले साल 30 नवंबर को मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर के इसी मरकज सुभान अल्लाह कैंप में पहुंचा था और भारत के खिलाफ नफरती भाषण दिया था। मसूद अजहर ने भारत से बदला लेने की बात भी कही थी। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी मसूद अजहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया था और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ऐसी स्ट्राइक का अंदेशा था और इसीलिए माना जा रहा है कि मसूद अजहर को उसके बहावलपुर वाले ठिकाने से पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन मसूद अजहर, तुम कब तक खैर मनाओगे? हिंदुस्तान की सेना तुम्हारे बिल तक पहुंच गई है, बहुत जल्द तुम भी शिकंजे में आओगे। लेकिन अब ये समझने की आवश्यकता है कि मसूद अजहर देश का दुश्मन नंबर 1 कैसे बना और आतंक का इतना बड़ा आका बनने की उसकी पूरी कहानी आखिर है क्या? आपकी स्क्रीन पर मौजूद मसूद अजहर की ये तस्वीर करीब 30 साल पहले की है, जब वो जम्मू की जेल में बंद था। अब आपको वो कहानी बताते हैं कि 30 साल पहले मसूद अजहर हिंदुस्तान के हत्थे कैसे चढ़ा था। साल 1994 जब मसूद अजहर फर्जी पासपोर्ट के जरिए श्रीनगर में सज्जाद अफगानी नाम के आतंकी से मिलने के लिए पहुंचा था, जो सोवियत अफगान युद्ध में शामिल रह चुका था। 11 फरवरी 1994 जब मसूद अजहर सज्जाद अफगानी के साथ किसी मीटिंग से वापस लौट रहा था, तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल लेने के लिए वो ऑटो रिक्शा से पेट्रोल पंप पर पहुंचे, लेकिन सेना ने दोनों को धर दबोचा था और इसके बाद मसूद अजहर को जम्मू की जेल भेज दिया गया था। बताया जाता है कि जम्मू की जेल में रहते हुए मसूद अजहर ने सुरंग खोदकर भी जेल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। उससे पहले उसने कोशिश की थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी कहानी है, एस्केप तो नहीं हो सका। हमारे जेल में था, फिर दिल्ली में लाया और हमने उसको वापस किया, मसूद अजहर को। मसूद अजहर 20 साल की उम्र में पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे में शामिल हुआ था। मसूद अजहर आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से 1989 में जुड़ा, जब उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मसूद अजहर ने कराची से पढ़ाई की थी और हरकत उल मुजाहिदीन ने मसूद अजहर को इसके बाद ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान के कैंप में भेज दिया था। पाकिस्तान में पलने वाले तमाम आतंकवादियों को ऐसे ही कैंपों में भेजकर प्रशिक्षण दिया जाता है। 36 साल पहले जब मसूद अजहर 20 साल का था, तो वो भी ऐसे ही कैंप में पहुंचा, जहां 40 दिन का पूरा कोर्स कराया जाता था। लेकिन ट्रेनिंग देने वाले कमांडरों को मसूद अजहर शारीरिक रूप से बेहद कमजोर लगा था। कमांडरों ने मसूद अजहर को आतंकी ट्रेनिंग देने से मना कर दिया और ऐसे में वो अफगानिस्तान में जिहादियों की बूट कैंप का हिस्सा नहीं बन पाया। मसूद अजहर महज 1 हफ्ते ही अफगानिस्तान में आतंकी कैंप में रहा और उसे वापस लौटना पड़ा।
इसके बाद आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन ने हर महीने निकलने वाली मैगजीन का जिम्मा मसूद अजहर को सौंपा, जिसमें सिर्फ नफरत फैलाई जाती थी। जहर उगलने में मसूद अजहर माहिर था। मैगजीन के जरिए हरकत उल मुजाहिदीन को आतंकी फंड जुटाने में भी मदद मिली और मसूद अजहर के जिहादी भाषण पसंद किए जाने लगे और इसके बाद ही मसूद अजहर आतंकियों की, आतंक के आकाओं की आंखों का तारा बन गया। 1999 में कंधार हाईजैक कांड के बाद हिंदुस्तान को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था और ये अब तक देश की सबसे बड़ी टीस है जो उसको मिटाए बिना मिटेगी नहीं। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का चीफ है और वो भारत का दुश्मन नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो बॉम्बे अटैक में इन्वॉल्व था, पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व था, पुलवामा में इन्वॉल्व था, पठानकोट में इन्वॉल्व था, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था और जाने कितनी ही हत्याएं, कितना ही वो खून खराबा भारत में कर चुका है। सही बात है कि इसका खत्म होना बहुत जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए। मसूद अजहर भारत का दुश्मन नंबर 1 है क्योंकि भारत की कैद से छूटने के बाद 2008 में उसने जब जैश ए मोहम्मद का गठन किया, उसके बाद वो देश में 6 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है, जिसमें संसद अटैक से लेकर पुलवामा और पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला तक शामिल है। भारत ने जल, थल और नभ से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जिस भाषा को वो अच्छे से समझता है। 4 दिन तक पाकिस्तान अपने ड्रोन और मिसाइलों से भारत के रिहायशी इलाकों तक को निशाना बना रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम किया। नतीजा ये है कि एक बार फिर से घाटी की फिजा में शांति का माहौल खुल रहा है। फिर भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान की करतूतों को झेल रहे लोग पाकिस्तान के किसी भी वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। लोगों ने एक चैन की सांस ली है। सरकार से रिक्वेस्ट करते कि इसी तरह अमन बनाए रखें। हम सर आना स्टार्ट हो गए हैं लोग धीरे धीरे। अब सिचुएशन ठीक हो गई है। रात रात भर धमाकों की गूंज के बाद अब जम्मू कश्मीर में शांति की फिजा फिर लौटने लगी है। लोग चौकन्ने हैं, साथ ही सुकून में भी दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर, जम्मू, उरी, अखनूर, कुपवाड़ा और रियासी जैसी जगहों को पाकिस्तान अपने ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहा था। भारतीय सेना की बहादुरी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। श्रीनगर के लाल चौक की दुकानें की सुबह के साथ फिर खुल गई। कई दिनों तक घरों में कैद रहे यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने लगे। वो श्रीनगर में वो राहत देने वाली है। लोग जो है वो वापस से अपने घरों से निकल रहे हैं। जो दुकानें हैं वो यहाँ पर आज एक बार फिर से श्रीनगर की लाल मार्केट में जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। इस वक्त चहल पहल भी जो है वो देखने को मिल रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको लेने के लिए, खरीदने के लिए जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं। रातों तक लगातार शेलिंग के चलते बारामूला से निकलकर ये लोग श्रीनगर आ गए थे, लेकिन सीज फायर की घोषणा के बाद से ही फिर ये लोग वापस घर लौट रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में इन सबको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। युवा पीढ़ी भी यहाँ पर है। जैसे हाजी साहब ने मुझे बताया कि आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर में रहकर कैसा लग रहा है? अपने घर में आकर इतना महसूस हो रहा है कि जब से ये सीज फायर का सुना, हम तो उसी वक्त आने लगे थे कि सीज फायर हो गया, अब इसी वक्त हम घर चलें। तो ऐसा लग रहा था कि अब वापस आना मुश्किल है, लेकिन रात को बड़ी खुशी हुई जब सीज फायर हुआ, तो बड़ी खुशी महसूस हुई। एलओसी के पास रह रहे ये गांव वाले अब भी पाकिस्तान की धोखेबाजी के चलते बंकरों में रात गुजारना चाहते हैं। इन्हें पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दरअसल सीज फायर के ऐलान के बाद 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने विश्वासघात किया था, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एलओसी के बेहद पास के इलाकों में हुई हैवी आर्टिलरी फायरिंग के निशान भी पाकिस्तान की नापाक मंशा को जग जाहिर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जमीन के नीचे इस वक्त बंकर बना हुआ है। सीमेंट और सरिया से चौड़ी चौड़ी दीवारें तैयार की गई हैं, जिस पर बम के गोलों का बहुत कम असर पड़ता है। और यहाँ जो आप देखें तो 1 से 2 रूम बनाए गए हैं, और इस तरीके से एक नहीं बल्कि कई सारे बंकर पूरे गांव में बनाए जाते हैं। एकदम से पाकिस्तान ने फायर खोल दिया तो अफरा तफरी में कई लोग यहाँ से भाग लिए और कईयों ने बंकर में आके शरण ली। फायर शुरू हो जाता है, हम लोग बंकरों में आके छिप जाते हैं। अखनूर में 3 दिन बाद बाजार खुले हैं। दरअसल शाम होते ही इन इलाकों में ब्लैकआउट हो जाता था। यहाँ के लोगों के मन में पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है।
पाकिस्तान कैन अटैक एट एनी टाइम, किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, उसका कोई यकीन नहीं। पहले कह रहे समझौता करना है, उसके बाद इन्होंने ये काम कर दिया। पाकिस्तान एक कायर देश है सर, पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी है सर वो करेंगे। पाकिस्तान जितनी नापाक चाल चल ले, भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को आसमान में ही बुरी तरह खदेड़ दिया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को खास तौर से निशाना बनाने का दुस्साहस किया था, लेकिन भारत ने पूरी पाकिस्तान की मंशा को बुरी तरह विफल कर दिया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के इस स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांव में रहने वाले लोगों के लिए कैंप लगा है। इन्हें आज भी पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये एक सरकारी सेकेंडरी स्कूल है और जहां पर आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ सुरक्षित रहने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के चलते यहाँ इस कैंप में आए थे। यहाँ पर इस कैंप में अभी भी हलचल है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों अभी तक क्यों घरों में नहीं गया? सर गोली चल रही है बॉर्डर पर वो तो कह रहे हैं शांति होगी। नहीं सर, शांति नहीं, विश्वास नहीं कर रहे पाकिस्तान। जम्मू में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पल्लावाला के लोग भी रविवार सुबह अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। यहाँ हैवी शेलिंग के निशान बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे आम जिंदगियों को भी निशाना बना रहा था। कुपवाड़ा में भी सुबह की तस्वीरें शांति की नई सुबह के तौर पर दिखाई दे रही हैं, जबकि उरी की सुबह भी कुछ अलग महसूस हो रही थी। बम बारूद का शोर थमने के बाद चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के कई गेट खुले नजर आ रहे हैं। इस बीच जांच एजेंसी एसआईए ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा में 20 जगहों पर छापेमारी कर स्लीपर सेल का भांडा फोड़ने का भी दावा किया है। साफ है, देश की तरफ आंख उठाकर देखने वाले लोगों का सफाया होता रहेगा। भारत जैसा शांत और अच्छा पड़ोसी मिलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने जो अशांति फैलाने की कोशिश की, उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने रात को ड्रोन उड़ाए तो रात में ही भारत ने पाकिस्तान को तारे दिखा दिए। सुबह पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका सुख चैन छीन लिया। यही नहीं, नतीजा हुआ कि जम्मू कश्मीर से लेकर जहां जहां पाकिस्तान भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा था, वहां वहां उसे धूल चटाई गई। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में घुसकर उसके पैरों की जमीन भारतीय सेना ने छीन ली। पाकिस्तान से आई हर गोली का जवाब भारत ने गोला फेंक कर दिया, तो अब पाकिस्तान घबराया हुआ है। नतीजा ये कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत पाकिस्तान से सटे दूसरे राज्यों में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को ये बात अच्छे से समझा दी गई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर कोई भी हिमाकत हुई तो उसे खून के आंसू रुला दिया जाएगा। पंजाब के बॉर्डर पर कोई हरकत हुई तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जबकि राजस्थान में भी हमारी सेना उनका हलक सुखा देगी। गुजरात से सटे बॉर्डर पर भी पाकिस्तान पर भारत की पूरी नजर है। अमृतसर में एक बार फिर सीज फायर के बाद सब सामान्य होता जा रहा है। अब हालात जो हैं नॉर्मल हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से ग्रीन कवर का सिग्नल दिया गया है आज सुबह अभी तकरीबन 8:15 बजे, और अब रौनक जो है अमृतसर के बाज़ारों में जो है वापस लौट आई है। इससे पहले पिछले जो है जो टेंशन थी वो जो है साफ जो है दिखती थी। लोग जो है निकल नहीं पाते थे ज़्यादा, क्योंकि सायरन बजता था जब रेड अलर्ट हो जाता था। पर अब ग्रीन कवर है प्रशासन की तरफ से, और प्रशासन ने कहा है कि लोग जो है नॉर्मल जो है बाहर निकल सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। हालांकि लोग पाकिस्तान पर किसी भी सूरत में विश्वास करने को तैयार नहीं है। रात को जब ब्लैकआउट होता प्रॉब्लम तो तब है। आपको बता दें कि सीज फायर की घोषणा के बाद अमृतसर में लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।